यहाँ से भाई आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 35 को कवर कर लिया था, जिसमें भाई हम लोग को पढ़ना था ट्रांजिस्टर बाइसिंग के बारे में। आज के सेशन में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 36 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना भाई सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये आपका 95 दिया गया है। और आज के सेशन भाई हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर लें। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या है, या फिर भाई इसका सर्किट कैसा होता है। देखिए, लास्ट वाले सेशन में भाई जब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग के पास जो वीक सिग्नल है जिसको हम लोग एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हम लोग ट्रांजिस्टर में एज ए इनपुट नहीं देते हैं। हम लोग एसी सिग्नल अप्लाई करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे भाई, डीसी बाइसिंग करते हैं। और डीसी बाइसिंग करने से क्या होता है, आपका एक डीसी लोड लाइन बनता था भाई। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल रहे थे VCE इक्वल टू होता है VCC। और इस पॉइंट पे क्यों भाई वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कलेक्टर करंट को दिखाया था, तो इस पॉइंट पे देखिए IC मेरा 0 होता है। ठीक है भाई, IC मेरा 0 है, इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है भाई इसको हम लोग कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं भाई। यानी यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक तरीके से ऑफ रहता है। और ये वाला जो पॉइंट है भाई, यहाँ पे जो हम लोग का IC था, है ना, ये मैक्सिमम होता है भाई, जिसको हम लोग IC सैट भी बोलते हैं, मतलब सैचुरेशन करंट है ये। और इस पॉइंट पे जो हम लोग का ट्रांजिस्टर होता है ये फुल्ली ऑन हो जाता है, फुल्ली टर्न ऑन। क्लियर है? तो ये आपका ऑफ स्टेट है, यहाँ पे ऑन स्टेट है। तो इन दोनों के बीच वाला ये जो पूरा रीजन है ना भाई, ये वाला पूरा रीजन, इसको हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं भाई। तो हम लोग डीसी बाइसिंग इस तरीके से करते हैं कि भाई जो एक्टिव रीजन है ना, यानी जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो वो मेरा एक्टिव रीजन में आए, और बिल्कुल मिड पॉइंट बाइसिंग हो भाई, बीचों बीच में। ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, जो स्लोप बन रहा है, इसके बीचों बीच में हम लोग का ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है? और जैसे ही हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट बाइसिंग करेंगे तो भाई इस ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे हम लोग का एक VC होता है, और यहाँ पे हम लोग का एक IC होता है भाई। क्लियर है? तो हम लोगों ने DC बाइसिंग करना सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पे सिग्नल अप्लाई करेंगे, यानी एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे, जिसको भाई हम लोग यानी एक वीक सिग्नल को अप्लाई करके उसका स्ट्रेंथ को हम लोग एक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं भाई। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में यही हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज का मतलब होता है कि भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है? इसके नेक्स्ट चैप्टर में भाई हम लोग पढ़ेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग का भाई सिंगल स्टेज से जो एम्पलीफाई होकर के हम लोग को सिग्नल मिलता है ना, वो सफिशिएंट नहीं होता भाई। हम लोग रियल लाइफ में जो एम्पलीफायर यूज करते हैं वो हमेशा मल्टी स्टेज का होता है, हमेशा ध्यान देना। और मल्टी स्टेज का मतलब क्या, जैसे भाई यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, हम लोगों ने बाइसिंग सर्किट में पढ़ा ना कि भाई हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिवाइडर बाइस मेथड यूज करेंगे। ये आपका एमीटर हो गया भाई, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है? यहाँ पे RC है, यहाँ पे भाई RE दिखा देते हैं, और RE यहाँ पे ग्राउंडेड होता है, इसको ग्राउंड कर दीजिए भाई। और यहाँ पे आप VCC दिखा दीजिए, प्लस VCC। और यहाँ पे हम लोग का कपलिंग कैपेसिटर लगा होता है, इसको हम लोग CC बोलते हैं, या फिर इसको सीन कर दिए इनपुट कैपेसिटर। और यहाँ पे भाई हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं, वीक सिग्नल भाई। मान लेते हैं मेरे पास एक साइनसोइडल वीक सिग्नल है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है भाई? तो ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, इसको हम लोग सर्कल में एक तरीके से बंद कर देते हैं। और यहाँ से भाई हम लोग मान लेते हैं एक और कैपेसिटर लगा करके, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा होता है, ये एमीटर रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? इसको C बोलते हैं। और यहाँ पे अगेन आपका कपलिंग कैपेसिटर है भाई। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग का लोड लगा होता है। तो ये अपने आप में क्या है, एक सिंगल स्टेज है भाई। तो सिंगल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर होता है। क्लियर है? एक ही ट्रांजिस्टर आपका कनेक्टेड होता है भाई। लेकिन अगर आप इसी तरीके के, मतलब इस तरीके का एक और नेटवर्क बना के इसके आगे अगर आप कनेक्ट कर देंगे, 2-3 और स्टेज कनेक्ट कर देंगे भाई, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर।
ठीक है। तो हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना भाई। तो इस नेटवर्क में थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। देखिए ये जो कैपेसिटर है भाई, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि आप देखिए सबसे पहले तो ये देखना भाई कि इसमें हम लोग को, यानी इस सर्किट को जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, यानी जब भी इसको स्टडी करेंगे भाई, तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसमें डीसी एनालिसिस। तो जब आप डीसी एनालिसिस करेंगे तो भाई उस केस में, क्यों भाई डीसी के लिए कैपेसिटर हमेशा ओपन की तरह बिहेव करता है ना भाई, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर मेरा ओपन हो जाता है। इसका मतलब क्या कि भाई अगर आप डीसी के लिए यहाँ पे काम करते हैं तो कैपेसिटर ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा भाई, ये भी आपका ओपन हो जाएगा और ये भी आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी डीसी के केस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही सर्किट बनेगा। ठीक है, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसको आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ डीसी के केस में इतना ही सर्किट बनेगा भाई आपका, ये कैपेसिटर भी हट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही सर्किट में हम लोग को स्टडी करना होता है। क्लियर है? तो उसको बोलेंगे डीसी एनालिसिस। क्योंकि भाई कैपेसिटर ओपन है ना, तो ये सिग्नल एक तरीके डिस्कनेक्टेड होता है, ये भी एक तरीके से भाई आगे वाले लोड को डिस्कनेक्ट करके रख रहा है। क्लियर हुआ? और वही अगर हम लोग एसी एनालिसिस करेंगे भाई, तो एसी एनालिसिस में क्या करना है, जैसे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते थे ना भाई, कि एक बार में एक ही सोर्स को लेके चलना है, तो सेम वही दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है कि भाई जब मैंने डीसी एनालिसिस किया है तो डीसी एनालिसिस में एसी को मेरे को रिमूव कर देना। तो कैपेसिटर क्या करता है, एसी को भाई ब्लॉक कर देता है, मतलब ये ओपन हो जाएगा। डीसी के केस में भाई ये पूरा ओपन हो जाएगा ना भाई, समझ गए। लेकिन वही अगर हम लोग एसी एनालिसिस की बात करें तो एसी एनालिसिस के लिए हम लोग का भाई जो यहाँ पे वीसीसी लगा है, इसे मैं पहले मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, जो वीसीसी है इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा, यानी इसको मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा भाई। जीरो करने के बाद क्या, वोल्टेज को मेरे को डेड करना है, तो उसको सीधे सीधे ग्राउंड कर देते हैं, ये भी पूरा ग्राउंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एसी के केस में कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनेगा भाई। ये आपका R1 होता है, ये आपका R2 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ से जो करंट जाएगा भाई, तो यहाँ से दो रास्ता दिख रहा है ना इसको, इसका मतलब कि R1 R2 दोनों पैरेलल में। क्लियर हुआ? और इधर से देख लीजिए ये जो RL है और RC दोनों पैरेलल में, इधर से आप करंट ला के देख लें भाई, समझ में आया? दो पार्ट में टूटेगा ना, तो थोड़ा सा हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई। तो हमेशा याद रखना भाई कि जब भी आप एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं तो एम्पलीफायर का मतलब क्या, ट्रांजिस्टर के अंदर दो करंट फ्लो होता है भाई, एसी भी और डीसी भी। तो दोनों को अलग अलग एनालिसिस करेंगे। डीसी के लिए जब एनालिसिस करेंगे तो एसी को भाई, यानी सारे कैपेसिटर ओपन होंगे, और एसी एनालिसिस करेंगे तो एसी के लिए क्या होता है, ये कैपेसिटर एक तरीके से शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है भाई, समझ गए? ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा और ये शॉर्ट होता है भाई, आर ही मेरा बाईपास हो जाता है, यहाँ से सिर्फ ये वाला नेटवर्क बनेगा आपका। क्लियर है? और ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा हो भाई तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, उनको आप एक तरीके से इनरोल कर लीजिए और वॉच कीजिए। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा टफ होता है, इसको आप दिमाग में डाल लीजिए। और यहाँ पे भाई आपका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भाई आपका और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। तो अभी हम लोग भाई थोड़ा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। ठीक है ना? तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है भाई, अभी जस्ट बता दिया भाई, वीक सिग्नल को। और इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में भाई। जैसे मान लेते भाई आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो भाई, ठीक है ना, आपके पास मोबाइल है, तो आपने क्या बोला भाई, हेलो बोला, तो भाई आपके मुंह से जो सिग्नल निकल रहा है वो एनालॉग सिग्नल है ना, ये एनालॉग सिग्नल है भाई। ठीक है? तो आपका माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करेगा, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा भाई, सही बात है। और ये डिजिटल में कन्वर्ट होते ही क्या होगा भाई, ये आपका इंफॉर्मेशन है ना, यही आपका सिग्नल है। इसको फिर भाई मान लेते 2000 किलोमीटर दूर आपका दोस्त बैठा हो भाई, तो इस सिग्नल को हम लोग क्या करना होता है, सबसे पहले तो भाई जैसे एक पेपर ले लीजिए भाई, पेपर में आपने जैसे भाई आपने हाई करके मैसेज लिखा है, ठीक है ना। मान लेते आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप बैठा हुआ है, आपका दोस्त यहाँ पे भाई इस कॉर्नर में बैठा हुआ है, तो भाई यहाँ से यहाँ आपको एक मैसेज भेजना है, वो भी कागज में लिख करके। और ये डिस्टेंस भाई मान लेते हैं 200 मीटर का है, ठीक है ना, मतलब बड़ा सा हॉल है भाई। तो सीधी सी बात है, कागज को अगर आप भाई मोड़ मार के ऐसे फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कागज में कुछ पत्थर, जैसे हमारा कागज लिया आपने उसमें पत्थर डाल दिया, पत्थर लपेट करके फिर फेंक रहे तो भाई बहुत दूर तक जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भाई कि मेरे पास जो सिग्नल है, ये सिग्नल मेरे को 2000 किलोमीटर दूर एक तरीके से भेजना है। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन करना होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है भाई, हम लोग एक कैरियर सिग्नल यूज करना पड़ता है, उस कैरियर सिग्नल में अपना जो ओरिजिनल सिग्नल है वो सुपर इम्पोज करके फिर हम लोग को भेजना पड़ता है। तो ओवरऑल उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस सीधे समझिए कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलेशन किया है, ठीक है। और भी स्टेप्स होते हैं भाई, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलेशन किया भाई, यानी सिग्नल को कैरियर सिग्नल मिक्स कर दिया। अब यहाँ से आपका जो
सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, सैटेलाइट के पास जाएगा भाई। वो सैटेलाइट फिर कहाँ जाएगा, आपके दोस्त के लोकल एरिया में जो भी टावर हो वहाँ पे जाएगा भाई। फिर वो टावर जो है आपके दोस्त के पास जो मोबाइल है, जैसे हम लोग रिसीवर बोलेंगे, वहाँ पे आएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होता है भाई, क्योंकि जब आपके पास वो पत्थर में लपेटा हुआ कागज आएगा भाई, तो पहले पत्थर को हटा देंगे ना, उसके बाद ना मैसेज पढ़ेंगे। तो वही है कि भाई जो मेरा कैरियर सिग्नल मिक्स था उसको हम लोग हटाते हैं, और जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको एक तरीके से यूज करते हैं, और उसको फिर से हम लोग को एम्पलीफाई करना होता है भाई, क्योंकि वो सिग्नल काफ़ी वीक होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग को एम्पलीफायर चाहिए होता है। यहाँ पे भाई जैसे डिजिटल सिग्नल, माइक्रोफोन ने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया ना, तो भाई इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो यहाँ पे भाई हम लोग को एम्पलीफाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीफायर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और जहाँ पे रिसीव हो रहा है, यानी जो दूसरा फोन है आपके दोस्त के हाथ में, तो भाई वो एज अ रिसीवर डिवाइस है ना, तो उसमें भी एम्पलीफायर लगा होता है। तो जो वीक सिग्नल है भाई उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके फिर उसके, अगर उसने ईयरफोन लगा रखा भाई, तो ईयरफोन में उसको एक तरीके से सुनाई देगा। यानी अगेन वो जो डिजिटल सिग्नल था उसको फिर से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा ट्रांसड्यूसर लगा करके, और फिर उसको सुनाई देगा भाई। तो एम्पलीफायर का मतलब समझिए कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं भाई, या फिर सिंपल आप देख लीजिए जैसे आप म्यूजिक ये सब सुनते हैं भाई, है ना, तो वही सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये सब कॉन्सेप्ट में बात करेंगे भाई, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में बात करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है एमसीक्यूज हम लोग को सॉल्व करना। देखिए भाई हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना कि भाई डीसी बाइसिंग कर दिया, यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई दे दिया भाई, ये पोटेंशियल डिवाइडर मेथड लगा दिया हम लोगों ने बाइसिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 0.1 वोल्ट का सिग्नल डाल दिया, ठीक है भाई। और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, फिर यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं भाई, ठीक है ना, यहाँ से भाई, ठीक है, 1 और 2 से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका कंप्लीट नेटवर्क दिखा है भाई, जो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। ये होता है आपका कपलिंग कैपेसिटर, ये भी आपका कपलिंग कैपेसिटर है भाई, और ये बाईपास कैपेसिटर बोला जाता है, ठीक है ना। इस एमिटर रेजिस्टेंस को मेरे को बाईपास करना होता है, क्यों, क्योंकि भाई एसी के केस में भाई मुझे यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि वोल्टेज गेन फिर एक तरीके से कम हो जाएगा। जैसे वोल्टेज गेन अगर आप पढ़ते हैं, वोल्टेज गेन क्या होता है भाई, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज भाई, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, तो भाई आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा मुझे, और इसको हम लोग एसी के टर्म में, ये तो भाई आपका पूरा कंप्लीट नेटवर्क है ना, इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है भाई। पहले आइए आप, जब हम लोग डीसी एनालिसिस करेंगे, तो डीसी एनालिसिस के लिए देखिए भाई डीसी एनालिसिस के लिए यहाँ पे देखिए ये आपका नेटवर्क बना हुआ है। हम लोगों ने ये जो कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे लगा था इसको ओपन कर दिया, इधर वाला जो कपलिंग कैपेसिटर लगा था उसको ओपन कर दिया भाई, और यहाँ पे जो आरई के पास जो कपलिंग कैपेसिटर लगा, बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, ये भी ओपन कर दिया। तो भाई ये जो नेटवर्क बनता है इसमें हम लोग डीसी एनालिसिस करते हैं, ठीक है भाई। और वही एसी एनालिसिस जब करेंगे, तो एसी एनालिसिस के लिए देखिए कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनेगा। अभी जस्ट समझा था कि भाई वीसीसी को हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया ना, यहाँ पे देखिए वीसीसी को जैसे ही ग्राउंड करेंगे, आपके सामने मैं नेटवर्क बना देता हूँ भाई, इसको आप ग्राउंड कर दिए, जीरो करना ना, तो ग्राउंड करना है इसको, मेरे ख्याल से बना हुआ ना भाई हम लोग का, इधर सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। देखिए भाई इसको जब आपने ग्राउंड कर दिया, तो भाई R1 R2 दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ना, यानी इसको मैं मिटा करके ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्लियर है। ये R2 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, कपलिंग कैपेसिटर भाई एसी के लिए शॉर्ट हो जाता है, ये शॉर्ट हो गया। और आरसी को यहाँ से हटा कर भाई, क्योंकि आरसी और आरएल दोनों पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है, ये आरसी हो गया। तो अगर आप आउटपुट लोड की बात करें तो आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल होता है, इसको आरसी पैरेलल आरएल बोलेंगे, ठीक है। और इधर अगर आप देखते हैं तो भाई इधर से अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो देखना होता है उसको जेड इन बेस बोलते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से जो इनपुट देखने को मिलेगा इम्पीडेंस, तो बहुत कुछ समझने वाला चीज़ है भाई। यहाँ पे वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई एमसीक्यूज में पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये जो आपका इधर से देखने पे जो हम लोग को लोड मिला है, आउटपुट साइड में जो देखने पे हम लोग को लोड इम्पीडेंस मिल रहा है, इसको हम आरएसी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो हमेशा ध्यान, आरएसी जो है कितने के बराबर होता है, आरसी पैरेलल आरएल के बराबर होता है भाई, क्लियर है। तो ये हम लोग का एसी इक्विवेलेंट में जो एसी एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए नेटवर्क बनेगा भाई, वही आपकी किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप, सेम नेटवर्क बना ना, R1 R2 दोनों पैरेलल हो गया, इधर आरसी आरएल पैरेलल हो गया, क्लियर है। अब भाई मुझे बताइए इस लोड के पास कितना वोल्टेज होगा, तो सीधी सी बात है भाई, जो वोल्टेज वीसी के पास होगा, ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा एमीटर है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वीसी बोलते हैं। देखिए ये ग्राउंडेड है ना, क्योंकि इधर जो एमीटर है इसमें बाईपास हो गया ना भाई, समझ गए, कैपेसिटर ने बाईपास कर दिया। तो भाई जो वोल्टेज यहाँ पे हो वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा ना, क्योंकि पैरेलल है लगे हुए तीनों के तीनों, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये सीधे सीधे वीसी के बराबर होगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ता है,
तो एसी एनालिसिस में भाई यहाँ पे जो यानी आउटपुट साइड में जो लोड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है आरसी पैरेलल आरएल होता है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग आर एसी बोलते हैं, यानी एसी रेजिस्टेंस बोला जाता है भाई। क्लियर है। और वही अगर हम लोग डीसी एनालिसिस की बात करें तो डीसी एनालिसिस में देखिए, डीसी एनालिसिस में देखिए भाई, कहाँ गया हम लोग का नेटवर्क भाई, यहां पे देखिए भाई डीसी एनालिसिस के लिए आप अगर आउटपुट की बात करते हैं भाई, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल होंगे भाई। ठीक है, आरसी और आरई मतलब सीरीज में आ जाता है। अब हम लोग एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं भाई, फिर जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझिए भाई, यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है इसमें। देखिए यहाँ पे आ जाइए, तो ये आपका भाई दिखाया गया है, ये पूरा एसी और डीसी है ना भाई, इसमें डीसी बाइसिंग किया और यहाँ पे हम लोग सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए भाई हम लोगों ने इनपुट सिग्नल दिया कुछ इस तरीके का, तो भाई आउटपुट हम लोग को यहाँ पे एम्पलीफाई होकर के मिलेगा भाई। अब ध्यान देना है कि अगर आप इसके क्रॉस अगर आउटपुट लेते हैं भाई, ठीक है, ये तो शॉर्ट हो गया ना, एसी के लिए देखिए शॉर्ट हो जाता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट कर देता है भाई, ये ओपन हो जाता है फिर। ठीक है भाई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लो इंपेडेंस पाथ दे दिया ना, सारा करंट जो ऊपर से आ रहा है ऐसे ही आ जाएगा, ये आपका ओपन की तरह बिहेव करता है। तो भाई आप देखिए, अगर आप कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल्स यानी यहाँ से अगर आप आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और इनपुट सिग्नल वोल्टेज जो मिलता है, इनमें भाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। देखिए ये आपका जीरो से स्टार्ट हुआ, ये हाफ पॉजिटिव, ये हाफ नेगेटिव बना, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई जीरो से स्टार्ट हुआ, लेकिन भाई नेगेटिव इसका हाफ साइकिल बना, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल बना, इसका मतलब क्या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है भाई। क्लियर है। लेकिन वही भाई अगर आप, ऐसा क्यों होता है इसका रीजन मैं आपको दे रहा हूँ भाई, पहले समझिए। वही अगर आप भाई यहाँ से अगर आप लोड लेते, मतलब आउटपुट यहाँ से लेते भाई, आरसी के क्रॉस से लेते, तो ऐसे दिखाना, अगर आप इसके क्रॉस से अगर आप लेते ना, तो यहाँ पे भाई आपको सेम फेज में मिलता। ठीक है, यहाँ पे आपको कभी भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता भाई। क्यों नहीं देखने को मिलता है, इसके पीछे का रीजन समझिए। और क्योंकि ये कॉमन एमीटर है भाई, कॉमन एमीटर में ध्यान देना 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है सिर्फ वोल्टेज के अंदर। इनपुट आपने जो दिया है वोल्टेज सिग्नल है, आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, करंट में नहीं होता भाई, करंट दोनों का फेज में होता है, सिर्फ वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। वो भी कब, जब आप कलेक्टर और एमीटर के टर्मिनल से भाई एक तरीके से लोड कनेक्ट कर रहे हैं। उस केस में अगर आपने आरसी के क्रॉस से कनेक्शन ले लिया, आउटपुट कनेक्शन भाई, तो इस केस में आपको कभी भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है भाई, इसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे भाई हम लोग यहाँ पे एसी की बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग एसी एनालिसिस कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो एसी एनालिसिस में क्या हो जाएगा, आप सिंपल समझिए ना भाई, जैसे केवीएल लगाए ना, यहाँ पे अगर आउटपुट में, जैसे भाई यहाँ पे मैं लोड लगा देता हूँ, यहाँ पे कोई लोड आरएल लगा देता हूँ, तो भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज है, जो वोल्टेज के क्रॉस होगा वही वोल्टेज के क्रॉस भी होगा भाई। सही बात है। तो यहाँ पे भाई वोल्टेज क्या होगा, आरसी के पास वोल्टेज क्या होगा, वीसीसी माइनस, भाई यहाँ पे ऐसा समझिए ना, इसके पास जो भी ड्रॉप होगा ना भाई, आरसी पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही मेरा लोड के पास भी होगा, तो ऊपर से जो करंट आता है उसको हम लोग आईसी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा भाई, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये आईसी इंटू आरसी हो जाएगा। तो यही क्या होगा, मेरे लोड के पास भी एक तरीके से वोल्टेज देखने को मिलेगा। और आरसी का वैल्यू जितना लार्ज होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, उतना ज़्यादा भाई यहाँ पे आपको लोड के पास वोल्टेज देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब क्योंकि भाई देखिए आप यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है कितना है, आईसी इंटू आरसी, तो भाई यहाँ पे आपने करंट लिया ना, तो मतलब समझिए ना भाई, ये कॉन्सेप्चुअल है, बस आप समझिए कि भाई यहाँ से जो भी आप वोल्टेज लेंगे, तो भाई जो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज का जो फेज होगा वही सेम फेज यहाँ पे, यानी दोनों फेज में रहेंगे भाई। लेकिन भाई यहाँ से लेंगे तो भाई आपका एक तरीके से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। कैसे, अभी समझिए, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज मिले आईसी इंटू आरसी है, और वही अगर मैं यहाँ का आउटपुट देखूँ भाई, यहाँ का अगर मैं आउटपुट देखना हो तो कितना मिलेगा बताइए। ये तो भाई ओपन हो गया क्योंकि इस कैपेसिटर ने शॉर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे वीसी कितना बनेगा, वीसी बनेगा मेरा वीसीसी माइनस आईसी आरसी। भाई इसमें से सबसे पहले ये वोल्टेज खाएगा ना भाई, उसका जो रिमेनिंग वोल्टेज बचा वो मेरा वीसी बनेगा, यानी वीसीसी में से आईसीआरसी घटा देंगे तो ये मेरा वीसी बनेगा भाई। और क्योंकि एसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो एसी में भाई आपका क्या होता है, ये वीसीसी जीरो हो जाता है। ठीक है भाई, तो ओवरऑल वीसी कितना आया, माइनस ऑफ आईसीआरसी भाई। यहाँ पे जो मिल रहा था मेरे को आईसीआरसी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या गया, माइनस ऑफ आईसीआरसी आ गया। माइनस का मतलब होता है आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भाई। ठीक है, इसीलिए इसके क्रॉस से आउटपुट लेंगे तो भाई आपको उल्टा मिलता है।
लेकिन दोनों के पास भाई वोल्टेज ड्रॉप जो होगा सेम मिलेगा, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड की अगर बात है तो यहाँ पे भाई वोल्टेज ड्रॉप ICRC आ रहा है, यानी यहाँ पे अगर आप लोड लगाएंगे उसके पास वोल्टेज ICRC आएगा, और यहाँ पे भी वोल्टेज यानी लोड कनेक्ट करेंगे भाई तो अगेन आपको यहाँ पे ICRC ही मिलेगा, समझ में आया। लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है भाई। अब आते हैं थोड़ा सा एम्पलीफिकेशन के बारे में। भाई ये एम्पलीफिकेशन कैसे किया जाता है इसमें, एक मिनट भाई, यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग न्यू पेज निकालते हैं। देखिए देखिए भाई, यहाँ पे आपका ग्राफ से समझाया गया है। भाई सबसे पहले हम लोगों ने डीसी बाइसिंग किया, डीसी बाइसिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने सिग्नल अप्लाई किया भाई, और सिग्नल अप्लाई करने के बाद जो आपका लोड लाइन बनता है उसको हम लोग एसी लोड लाइन बोलते हैं भाई, ठीक है ना। इसमें दो लोड लाइन पढ़ना होता है, एक एसी लोड लाइन है, एक डीसी लोड लाइन भाई, ठीक है। देखिए तो ये जो आपका दिखाया गया ना, ये आपका एसी लोड लाइन है। एसी लोड लाइन कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले डीसी लोड लाइन निकालिए। डीसी लोड लाइन पे आपको दो पॉइंट मिलता है ना, एक होता है आपका VCC जो है VC के बराबर होता है भाई। यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे दो पॉइंट बनता है, एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे भाई, VC बोल रहे थे, जो कि VCC के बराबर था। और यहाँ पे जो वोल्टेज था कितने बराबर थे, यहाँ पे भाई मेरा VC 0 हो गया, इसका मतलब क्या सारा वोल्टेज कौन खाएगा, RC खाएगा भाई। तो जो करंट आता है IC को क्या लिखेंगे, VCC बटा RC भाई, क्लियर है। तो भाई ये मेरा है डीसी लोड लाइन, ये है डीसी लोड लाइन भाई। अब आते हैं एसी लोड लाइन। तो एसी लोड लाइन के लिए कुछ नहीं भाई, आपका जो डीसी लोड लाइन है ना, इसमें बस आप क्या कर दीजिए, एसी वाला सम कर दी भाई, तो यानी ये कलेक्टर करंट है भाई, तो इसमें एसी करंट जोड़ दी भाई। तो एसी करंट कितना आएगा, देखिए एक मिनट, हम लोग का इधर कहीं होगा भाई बना हुआ, देखिए यहाँ पे भाई, इस वाले ग्राफ में देखिए आप देख रहे हैं, ये आपका भाई ये वाला जो लाइन दिखाया गया डीसी लोड लाइन है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ये मेरा एसी लोड लाइन है। तो एट द एंड जब हम लोग एसी एनालिसिस करते हैं तो ये वाला लाइन हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि इसके अंदर एसी और डीसी दोनों का मिक्सिंग होता है भाई। तो कैसे आता है इसके लिए थोड़ा सा बात करते हैं, एक मिनट। देखिए भाई यहाँ पे एसी लोड लाइन निकाला है ना, यहाँ पे देखिए एसी लोड लाइन दिखा है यहाँ पे। तो भाई एसी लोड लाइन के लिए हम लोग एसी एनालिसिस करेंगे तो भाई मेरा नेटवर्क कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका नेटवर्क होना चाहिए, यहाँ पे आते हैं भाई, देखिए इस वाले पेज में आइए। देखिए भाई ये मेरा पूरा फिगर था, ये पूरा नेटवर्क था भाई। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, डीसी एनालिसिस किया भाई। तो डीसी एनालिसिस देखिए, ये कैपेसिटर ये क्या ओपन हो जाएगा भाई, ओवरऑल मेरा ये नेटवर्क बनेगा, सही बात है। तो भाई इसके लिए यानी ये डीसी नेटवर्क बन चुका है हम लोग का डीसी एनालिसिस के लिए। तो भाई इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाया, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भाई हम लोग यहाँ पे लोड लाइन कलेक्ट कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले देखिए VC को भाई मैं एक बार, यानी आप मान लेते हैं IC मेरा 0 है भाई, कलेक्टर करंट 0 है, इसका मतलब क्या कि भाई RC में कोई ड्रॉप होगा नहीं, यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा नहीं, यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा नहीं, इसका मतलब क्या सारा जो VCC है वो कौन सा बन जाएगा, VC के बराबर बनेगा भाई। तो ये मेरा पॉइंट मिलेगा, सही बात है। और सेकंड केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई कि VC को शॉर्ट कर देते हैं। VC शॉर्ट हो मतलब इस बार वोल्टेज ड्रॉप 0 है, तो भाई सारा VCC कौन खाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके खाएंगे भाई। तो करंट कितना आएगा, IC कितना आएगा कि भाई दोनों रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है मेरा VCC, और रेजिस्टेंस कितना है RC प्लस RE भाई, समझिए यही तो निकाला है सैचुरेशन करंट, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने डीसी लोड लाइन निकाल दिया, A पॉइंट और B पॉइंट। यहाँ पे जो वोल्टेज है VCC है, और यहाँ वोल्टेज है VCC बटा RC अपॉन RE भाई। अब इसका AC एनालिसिस करते हैं, इस नेटवर्क में AC एनालिसिस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, VCC को भाई मुझे ग्राउंड करना, 0 करना, मतलब ग्राउंड कर देंगे, और ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है भाई। ये हम लोग का AC लोड लाइन एनालिसिस के लिए नेटवर्क बन गया। इधर भाई ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और इधर से मेरा बेस करंट आएगा। तो देखिए हम लोगों ने डीसी लोड लाइन पे यहाँ पे बोला ना, ये VCC है, और यहाँ पे जो वोल्टेज था ये करंट था जो VCC बटा
आर ई प्लस आर सी था भाई, सही बात है, ये डीसी लोड लाइन है मेरा, डीसी लोड लाइन। अब आइए, तो एसी लोड लाइन के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू आपने निकाला ना, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको आईसी बोल रहे हैं, ये कैपिटल में जो लिखा रहता है ना, ध्यान देना, अगर आपका भाई कैपिटल में लिखा है कैपिटल आई और कैपिटल सी, तो इसको बोलते हैं डीसी, ये डीसी का रिप्रेजेंटेशन होता है भाई, समझ में आया। और एसी के लिए क्या होता है, एसी के लिए सारे के सारे स्मॉल होंगे इस तरीके से, और अगर एसी और डीसी दोनों मिक्स होगा, तो एसी और डीसी मिक्स होगा, इसके लिए या तो एक को स्मॉल कर दिए और दूसरे को कैपिटल कर दीजिए, या फिर आप इसको कैपिटल कर दिए और इसको स्मॉल कर दीजिए भाई, तो ये इसका मतलब होता है एसी और डीसी दोनों इसके अंदर मिक्सिंग है भाई, समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो भाई वाई एक्सिस दिखाया ना इसने, स्मॉल आई और कैपिटल सी है ये, ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है। यहाँ पे देखिए वी को स्मॉल रखा गया और सी को कैपिटल में रखा गया भाई, मतलब इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है। तो एसी लोड लाइन के केस में क्या होता है, जो आपने डीसी लोड लाइन निकाला ना, इसमें बस हम लोग को एसी करंट, मतलब जो कलेक्टर करंट है भाई एसी के चलते, एसी एनालिसिस चलते, वो जोड़ देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज निकाला है इसमें भाई, ये तो डीसी के चलते आया ना वीसीसी, इसमें भाई मुझे क्या जोड़ना है, एसी के चलते जो वोल्टेज आएगा, एसी के चलते जो वोल्टेज आएगा भाई, एसी एनालिसिस चलते वो जोड़ देना है, ठीक है भाई। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आईसी कितना आएगा। तो सीधी सी बात है भाई, आईसी के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे सबसे पहले, यानी इसको हम लोग आर एसी बोलते हैं भाई, दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में आर एसी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए भाई लिखा ना मैक्सिमम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, तो भाई तो इस पॉइंट की बात हो रही है भाई, कहाँ गया, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वीसी तो भाई ये डीसी के चलते आया है, यहाँ पे देखिए वीसी मेरा डीसी के चलते आया है। अब इसमें भाई मुझे आईसी, भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, इसी तो हम लोग वीसी बोलेंगे, एसी एनालिसिस चलते इसी तो वीसी बोलेंगे भाई, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा बताइए। तो सबसे पहले इन दोनों का भाई एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर एसी बोलेंगे भाई, है ना। और इधर से जो करंट जा रहा है भाई, इस नेटवर्क को मैं यहाँ बनाता हूँ ना, ये दो रेजिस्टेंस है ना भाई, दो रेजिस्टेंस मत दिखाइए यहाँ पे, इसको सिंगल बना लीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं भाई, इसको भी ग्राउंड कर देते हैं, ये मेरा आर ए सी, ठीक है भाई। यहाँ से करंट जा रहा है आई सी, ए सी एनालिसिस है तो सबको स्मॉल में दिखाएंगे भाई, ठीक है। तो सीधी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वही वोल्टेज ड्रॉप तो भाई मेरा वीसी बनेगा, समझ गए। तो इसके पास वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई सी इंटू आर ए सी भाई, यही वोल्टेज क्या होगा आपका, स्मॉल वी सी के बराबर होगा भाई, समझ गए। तो ये मेरा ए सी वोल्टेज आया है। तो भाई यहाँ पे पहले देखिए डीसी वोल्टेज मेरे को पता था पहले से ही, वीसीसी ये डीसी के चलते आया, इसमें प्लस कर देना कौन सा, ये वाला वोल्टेज भाई। तो ये वोल्टेज कितने के बराबर है, आई सी इंटू आर ए सी। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये एसी लोड लाइन का कट ऑफ पॉइंट कहलाएगा भाई, ठीक है। वही तो निकाला है ना यहाँ पे भाई, देखिए इस चीज को। अब आते हैं यहाँ पे भाई कि करंट कितना बहेगा, ये तो भाई डीसी के चलते करंट आ रहा है। अब आता है एसी के चलते करंट कितना आएगा। तो एसी के लिए नेक्स्ट पेज में आते, थोड़ा सा कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में किया हुआ भाई। तो इसमें देखिए आपका लिखा है ना मैक्सिमम कलेक्टर करंट, तो भाई ये तो मेरा डीसी करंट था भाई, जिसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोल रहे थे। अब इसमें वीसीसी है ना भाई इधर से कितना करंट आएगा, यहाँ पे ये जो करंट है भाई ये मेरे को चाहिए ना, ये कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है कि भाई वीसी, इसके पास जो वोल्टेज होगा भाई, इन दोनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस दिखा दिया ना, तो भाई इनके पास जो भी वोल्टेज होगा, इसके पास जो भी वोल्टेज होगा, जो भी रेजिस्टेंस है, तो वही तो भाई इसका रेशियो ले ली ना। यहाँ पे जो वोल्टेज हो भाई वीसी बोलेंगे, जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, समझे। उसको डिवाइड करेंगे कितना, आर ए सी से, और आर ए सी क्या है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों रेजिस्टेंस का, तो मेरा आई सी के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो वही तो क्या है यहाँ पे VC अपॉन RAC भाई, ठीक है। और ये DC करंट, तो ये जो लोड लाइन बना भाई ये मेरा AC लोड लाइन बना। तो आपको ध्यान देना भाई कि जब भी AC लोड लाइन बनता है तो भाई पहले DC लोड लाइन बनाते हैं, DC लोड लाइन में जो भी वैल्यू आता है उसी में फिर हम लोग AC एनालिसिस करके करंट और वोल्टेज निकाल के इसमें जोड़ देते हैं भाई। और यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन देना है कि भाई ये एक स्मॉल है कैपिटल है, इसका मतलब क्या, ये AC और DC दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये मेरा फाइनल लोड लाइन है। कि भाई आपका जो एम्पलीफायर होता है उसमें AC और DC दोनों मिक्स होते हैं। कि भाई पहले हम लोगों ने DC बाइसिंग किया ना, तो भाई इसके चलते DC करंट बह रहा है, और फिर उस पर सिग्नल अप्लाई किया, मतलब फिर उस पर सुपर इम्पोज किया AC सिग्नल को। तो ये देखिए आपका दोनों बता रहा ना भाई, DC कॉम्पोनेंट भी आ गया, AC कॉम्पोनेंट भी आ गया, यहाँ पे DC कॉम्पोनेंट आ गया, AC कॉम्पोनेंट आ गया, यानी ये मेरा फाइनल लोड लाइन है। अब आते हैं भाई देखिए यहाँ पे, तो वही चीज मैं समझा रहा था कि भाई
ये जो पॉइंट है ना आपका ए और बी जो दिखाया गया है, ये बी पॉइंट है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखिए स्मॉल वी और कैपिटल सी दिया, मतलब इसमें ए सी और डी सी दोनों है भाई। और ए पॉइंट देखिए इसमें भी ए सी और डी सी दोनों करंट है। तो भाई ये मेरा लोड लाइन हो गया और ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है, मिड पॉइंट बाइसिंग हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो भाई यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा वीसी और यहाँ पे कुछ करंट आएगा, कलेक्टर करंट भाई अभी यहाँ पे लिखा नहीं है। अब देखिए हम लोग भाई अगर हम लोग बेस करंट की बात करें, ये मेरा बेस करंट है, ये देखिए बेस करंट दिखाया भाई, मतलब सबको एक साथ मर्ज किया हुआ रहता है भाई, इसमें तीन चीज़ें ना, तीन चीज़ें, इधर जो है आपका आईसी को दिखाया गया है, इधर जो है भाई आपका वीसी को दिखाया गया है, और इधर साइड में इधर 5 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर और 15 माइक्रो एम्पियर। भाई मैंने आपको बड़ा इस तरीके का पीछे में बताया था भाई, है ना, लेकिन वो सिर्फ डीसी बाइसिंग के लिए था। यहाँ पे आपका देखिए चेंज हो चुका है, तो ओवरऑल देखिए इधर जगह नहीं है भाई, बुक में जगह नहीं था, तो इस वाले पॉइंट को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाया गया। मतलब ये जो हाइट है भाई ये कितना है, ये वाला हाइट यही है ना, ये वाला हाइट कितना 5 माइक्रो एम्पियर था ना भाई, तो समझ लीजिए यहाँ 5 माइक्रो एम्पियर, ये 5 माइक्रो एम्पियर। फिर देखिए ये वाला हाइट यहाँ पे 10 माइक्रो, तो उसको डॉटेड करके यहाँ पे लाया गया, ये मेरा 10 माइक्रो एम्पियर का है। और ये सारे बेस करंट है भाई, ये इनपुट करंट की बात हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट करंट लिखा हुआ है। और ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट 15 माइक्रो एम्पियर का था, तो यहाँ पे आपका ये 15 माइक्रो एम्पियर आया, ठीक है। और जब हम लोगों ने डीसी बाइसिंग दिया भाई, तो इसके चलते ये मेरा एक तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट था, यानी जो बेस करंट था भाई वो मेरा 10 माइक्रो एम्पियर था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस पर एसी सिग्नल को सुपर इम्पोज किया, यानी वीक सिग्नल एक तरीके से एज ए इनपुट अप्लाई किया भाई। तो वीक सिग्नल क्या करा, 10 माइक्रो एम्पियर से कहाँ लेके गया भाई, मैक्सिमम 15 माइक्रो एम्पियर, फिर ये 0 यानी फिर से 10 हुआ, और फिर से ये भाई आपका 5 हुआ, और फिर से एक तरीके से 0 हुआ, यानी 10, पहले 10 था भाई बाइसिंग के चलते, और उसमें सिग्नल जब अप्लाई कर रहे हैं भाई 10 से स्विंग होकर कहाँ जा रहा है 15 पे, फिर 0, फिर 5 पे, यानी ऊपर नीचे इस तरीके से स्विंग हो रहा है। तो भाई इनपुट देखिए, इनपुट करंट मेरा यानी जो बेस करंट है भाई वो चेंज हो रहा है, तो सीधी सी बात है कलेक्टर करंट भी तो चेंज होगा। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग को पता है जो कलेक्टर करंट होता है बीटा इंटू IB के बराबर होता है। तो ये अगर बदल रहा है तो भाई आउटपुट भी बदलेगा। तो देखिए जब कलेक्टर करंट यहाँ पे, सॉरी बेस करंट यहाँ पे था, इसका मतलब क्या, इस पॉइंट पे, जब 10 माइक्रो एम्पियर था भाई, तो कलेक्टर करंट कितना था, यहाँ पे था भाई, इस पॉइंट पे था। जब बेस करंट मेरा यहाँ पहुंचा तो भाई कलेक्टर करंट भी यहाँ पहुंच गया। जब ये भाई नीचे घट रहा है तो भाई ये भी घटेगा, ठीक है। जब ये और घट रहा है तो भाई ये भी घटेगा, ठीक है। और ये जब बढ़ रहा है भाई तो ये भी बढ़ेगा। तो देखिए भाई जो कलेक्टर होता है, यानी जो कलेक्टर करंट है और जो बेस करंट है भाई, ये दोनों फेज में होते हैं, समझ गए। ये अगर बढ़ रहा है भाई तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है, तो इस तरीके से। तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया कलेक्टर करंट, और ये हमेशा मिली एम्पेयर में होता है भाई, ध्यान देना है। ये माइक्रो में, मिली में, इसका मतलब इधर एटलीस्ट 100 टाइम्स एम्पलीफिकेशन होता है। लास्ट वाला सेशन समझाया था, ठीक है भाई, बीटा कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अगर वोल्टेज की बात करें भाई, यानी वीसी के क्रॉस वोल्टेज देखें भाई, क्योंकि 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। आप समझिए कि भाई जब मेरा बेस करंट बढ़ रहा था, इसका मतलब आईसी बढ़ रहा था भाई, और आईसी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं आरसी, और नीचे में भाई आपका, नीचे में एक आरई भी तो कनेक्टेड है, समझ में। लेकिन आरई जो है एसी के लिए क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, कैपेसिटर्स को बाईपास कर देता है भाई, ये शॉर्ट करता है ना, समझिए। तो ओवरऑल यहाँ पे आरसी है, तो भाई जो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, इधर से जो करंट आ रहा है आईसी, ये भी इसका मतलब बढ़ा हुआ है ना भाई, ये बढ़ा हुआ, इसका मतलब इसमें ड्रॉप ज्यादा होगा, तो भाई ये ज्यादा वोल्टेज खाएगा, ज्यादा वोल्टेज खाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे जो वीसी है इसके पास वोल्टेज मेरे को कम मिलता है। तो कलेक्टर करंट लार्ज, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो भाई वीसी मेरा कम मिलेगा। तो भाई देखिए जब कलेक्टर करंट मेरा लार्ज हुआ भाई, तो वीसी मेरा देख रहे हैं पहले यहाँ पे था, समझ गए, लेकिन ये अब इधर आ रहा है, घट रहा है, समझ गए। फिर देखिए कलेक्टर करंट मेरा घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप घट रहा होगा, इसका मतलब वीसी मेरा बढ़ रहा होगा भाई, तो वीसी देखिए फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसका देखिए कलेक्टर करंट मेरा और नेगेटिव जा रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो भाई ये मेरा और बढ़ेगा, वीसी और बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ गया, ठीक है। 10 तरीके आपका वोल्टेज बनता है भाई। तो ध्यान देना है कि भाई ये कंप्लीट आपका क्या है, आउटपुट दिखाया गया है, वो भी आपका ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन से भाई। तो ध्यान देना है कि भाई बेस करंट को, यानी बेस करंट को अगर आप भाई चेंज करते हैं, कि भाई सिग्नल हमेशा चेंज होगा ना, साइनसोइडल सिग्नल डाल रखा हम लोग, तो बेस करंट जिस तरीके से चेंज होगा उसी तरीके से भाई आपका आउटपुट कलेक्टर करंट भी चेंज होता है। और ध्यान देना है कि भाई पहले मेरा जो ऑपरेटिंग पॉइंट था कहाँ पे था, क्यू पॉइंट पे था भाई, क्यू पॉइंट से फिर कहाँ गया, इस जी पॉइंट पे आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ फिर से क्यू पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से यहाँ, यानी फिर हम लोग एच पॉइंट पे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ, यानी फिर से हम लोग क्यू पॉइंट पे आ गए, यानी हम लोग का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसी के बीच में ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है भाई। तो ध्यान देना है कि जब भी हम लोग एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, जो ऑपरेटिंग पॉइंट जो ऊपर नीचे मूव होता है वो हमेशा एसी लोड लाइन पे मूव होता है भाई। ये हम लोग का जो लोड लाइन दिखाया गया एसी लोड लाइन है। अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई, इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन, बाकी आपने पढ़ा होगा तो भाई यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा हो भाई तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स आप एक तरीके से ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन है भाई कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं? भाई सिंगल ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसलिए तो उसको बोल रहा है सिंगल स्टेज। अगला है द फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज। तो भाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, लेकिन ध्यान देना है भाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, क्योंकि भाई जो हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं ना, लोड जो कनेक्ट किया जाता है वो दो जगह से कनेक्ट किया जाता है भाई। दो जगह से आप कनेक्ट कर सकते हैं लोड को, या तो आप भाई आरसी के क्रॉस लोड लगा दीजिए, यहां पे लगा दीजिए, या फिर आप यहां से लोड ले लीजिए भाई, समझ में आया बात को, इसके क्रॉस लगा दीजिए, मतलब एमीटर सॉरी कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो यहां पे अगर आप लोड लगाएंगे ना, यहां पे अगर आप लोड लगाएंगे तो भाई इस केस में आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा, लेकिन यहां पे अगर आप लोड लगाते हैं तो भाई यहां पे आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं मिलता, ध्यान देना है। लेकिन दोनों के पास जो आउटपुट मिलेगा वो बराबर मिलता है भाई। यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो आपका IC इंटू RC मिलता है, और यहां भाई आपका माइनस IC इंटू RC मिलता है। तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन बस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है भाई, ठीक है ना। अभी समझाया था ना मैंने आपको, जस्ट आगे बढ़ता है। और यहां पे ध्यान देना हमेशा भाई, वोल्टेज लिखा रहेगा तभी आप कीजिएगा, अगर करंट लिखा तो करंट में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज के लिए भाई। आगे बढ़ता है, बोलता है इट इज जनरली डिजायर्ड दैट अ ट्रांजिस्टर शुड हैव। तो भाई ट्रांजिस्टर देखिए, अगर हम लोग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर का भाई अभी हम लोग नेटवर्क देखा ना, अभी देखिए एम्पलीफायर के लिए भाई ये मेरा एक तरीके से कंप्लीट नेटवर्क होता है ना भाई। तो इधर वाले को हम लोग यहाँ पे जो भी वोल्टेज होता है भाई, यहाँ पे जो वोल्टेज हो ये मेरा इनपुट वोल्टेज कहलाता है। तो इसको भाई बार बार इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, बार बार हम लोग इस तरीके से नहीं दिखाएंगे भाई। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक मिनट रुके मेरे को पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए भाई यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लिकेटेड एम्पलीफायर का जो नेटवर्क था भाई अभी तक के लिए, उसको यहाँ पे सिंपल बनाया गया है। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया भाई, इसको एम्पलीफायर मान लिया गया और यहाँ से दो तार निकाल दिए गया है, इधर से इनपुट के लिए, इधर से आउटपुट के लिए, यानी 2 पोर्ट नेटवर्क तरह दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में भाई अगर सिर्फ एम्पलीफायर को देखते हैं, इसको देखते हैं भाई, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो भाई इसका अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है। और यहाँ पे भाई है ना, मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। इसका जो गेन है ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? V1 पे डिपेंड करता है भाई। ट्रांजिस्टर का आप एक तरीके से मतलब वर्किंग देखना भाई, कैसे ट्रांजिस्टर काम कर रहा था आपका, कि भाई बेस करंट के कारण बीटा से मल्टीप्लाई होकर के IC बनता था ना, समझे, और IC RC के पास ड्रॉप होकर के आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देता था, ठीक है भाई। ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस दिखाया गया है, ठीक है भाई। और यहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं। तो ओवरऑल समझिए, अगर हम लोग बाइसिंग अपने इस वाले नेटवर्क को पहले देखते हैं। देखिए भाई इस वाले नेटवर्क को अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो भाई इसमें जब आपने एनालिसिस किया ना, जब आप AC एनालिसिस कर रहे थे भाई, तो इधर से हम लोगों को कितना रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था? 2 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था ना, RL और RC दोनों पैरेलल में लगे हुए थे, समझ गए। देखिए यहाँ पे RC RL दोनों पैरेलल में हो जाएंगे भाई AC के लिए, इधर आपका R1 R2 पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम लोगों ने क्या कर दिया? सिंपल एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई इनपुट साइड से देखें तो इनपुट साइड में मेरे को कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और आउटपुट से देखें तो आउटपुट साइड में कुछ हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, फिर इंपेडेंस देखने को मिलता है। वही चीज आपका यहाँ पे बताया गया भाई, ठीक है। तो हमेशा जो है इस तरीके से सोचना भाई। अब ध्यान देना है कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये किसके चलते आ रहा है? बाइसिंग सर्किट के चलते भी आ रहा है, साथ ही साथ जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हो भाई, जैसे हम लोगों ने जब ट्रांजिस्टर का पहला चैप्टर पढ़ा तो उसमें पढ़ा ना भाई, 3 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, एक आपका कॉमन बेस, एक आपका कॉमन एमीटर और एक आपका कॉमन कलेक्टर भाई। तो ये तो यूज़ करते नहीं है, ये भी यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो भाई कॉमन एमीटर का आप देखिए, कॉमन एमीटर का प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, ठीक है भाई, इनपुट इंपेडेंस मॉडरेट होता है, आउटपुट इंपेडेंस हाई होता है भाई, ठीक है ना। एक बार देख लिया तो इसके अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो इंपेडेंस आ रहा है वो भी मिला हुआ है, वो भी मिक्स है, और बाइसिंग के चलते जो आपने R1 R2 से रेजिस्टर लगाया ना वो भी मिक्स है, और आउटपुट साइड में जो R आउट मिल रहा है भाई, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो इंपेडेंस देखने को मिल रहा था वो भी मिक्स है, और बाइसिंग के चलते जो अभी आपने देखा ना भाई वो भी मिक्स होता है। तो ध्यान देना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही चीज़ है भाई, ये सब जो है ना एटलीस्ट 10 घंटे का सेशन है, तो भाई 10 घंटे का सेशन आप एक तरीके से आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में कैसे सीख सकते हैं? तो वही पूछा। आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ जनरली डिजायर्ड दैट अ ट्रांजिस्टर शुड हैव। तो भाई इसका इनपुट इंपेडेंस क्या होना चाहिए बताइए? हाई होना चाहिए भाई। हाई क्यों होना चाहिए? हाई अगर होगा
तो इस ब्लॉक डायग्राम से समझिए आप, देखिए भाई हम लोग इनपुट इम्पिडेंस को हाई रखते हैं। हाई रखने से बेनिफिट क्या है कि भाई जैसे ये वोल्टेज सोर्स है ना, तो भाई यहाँ पे हम लोग एक वोल्टेज सोर्स दिखाते हैं, यानी जब भी हम लोग भाई सिग्नल अप्लाई करेंगे इसमें, तो सिग्नल अपने आप में एक वोल्टेज सोर्स बिहेव करता है ना। वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना भाई, और यहाँ पे एक तरीके से दिखा देते हैं हम लोग। तो भाई मैं चाहता हूँ जैसे ये जो सिग्नल आपने अप्लाई किया ना भाई, इसका जो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी कम होता है भाई, ये खुद मिली वोल्ट में होता है। तो भाई हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई जो भी इसका स्ट्रेंथ है उसका भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा ना, तो भाई हम लोग चाहते हैं भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में कम से कम ड्रॉप हो भाई। जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है भाई कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरीके से जीरो होता है। इसका मतलब क्या, सारा का सारा जो वोल्टेज होगा वो लोड के पास जाएगा। लेकिन भाई प्रैक्टिकल आएंगे तो भाई ये जो सिग्नल आपने अप्लाई किया ना, इसका खुद का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है भाई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ना भाई, समझ गए। तो ओवरऑल हम लोग चाहते हैं भाई मेरा पूरा सिग्नल कहाँ हो, यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस के पास है, मतलब एम्पलीफायर के अंदर घुसे भाई, इधर जाए, समझ गए। हम लोग कभी भी नहीं चाहते भाई यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें कोई भी मेरा ड्रॉप हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे इसको हाई रखना पड़ेगा। ये अगर बहुत लार्ज होगा तो भाई आप देख लीजिए ना, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए आप, या फिर आप देखिए ना सीरीज सर्किट बन रहा है ना इनपुट में, तो इधर से जो करंट जा रहा है I1, तो भाई सीधी सी बात सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट तो दोनों के पास सेम जा रहा है, R1 RI के पास भी और Rin के पास भी, लेकिन भाई वोल्टेज ड्रॉप होता है किसके पास होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है। तो भाई सिग्नल का जो भी स्ट्रेंथ होगा, जो भी वोल्टेज होगा भाई, वो ज़्यादातर सिग्नल कहाँ पे, मतलब इसका वोल्टेज कहाँ पहुँच जाएगा, इस रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाएगा भाई। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी हम लोग एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस हो, जो इनपुट इम्पिडेंस हो भाई, वो एक तरीके से लार्ज हो, और आइडियल के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि सारा का सारा सिग्नल कहाँ अपीयर हो जाए, आपके इस रेजिस्टेंस के पास भाई। ठीक है भाई, सिग्नल पूरा यहाँ पे अपीयर होगा तभी तो भाई हम लोग के लिए बेनिफिशियल है ना, समझ में आया। और फिर जो भी आपका भाई यहाँ पे बीटा होगा यानी गेन होगा, उसके हिसाब से भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आर आउट है, आर आउट मतलब क्या है, ये एम्पलीफायर का खुद का इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस है भाई। जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं ना भाई, ट्रांसफार्मर में देखिए वाइंडिंग के चलते आप दिखाते हैं ना, या फिर ऐसे दिखा देते हैं भाई, ये खुद का एक तरीके से इसके वाइंडिंग के चलते, मतलब इंटरनल वाइंडिंग का कोर के चलते दिखा रहे हैं ना आप रिएक्टेंस, समझ में आया। और इधर फिर आप दिखाते हैं भाई, तो उसी तरीके से एम्पलीफायर के अंदर भी तो है, ये आर इन आ रहा है भाई, एक खुद का इंटरनल इम्पिडेंस है, और ये आपका आउटपुट का इंटरनल इम्पिडेंस है भाई। ठीक है, ये लोड अलग चीज है, ये अलग चीज है भाई, समझे। यहाँ पे जो आपने R2 X2 डिफाइन किया ना, उस तरीके से R आउट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है। तो इनपुट इम्पिडेंस मेरा इनफाइनाइट होना चाहिए, ध्यान देना आपको, ताकि मेरा सारा का सारा सिग्नल कहाँ पहुंच जाए, इनपुट पे पहुंच जाए भाई। इंटरनल में एक तरीके से ड्रॉप कम से कम इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो उसका हो जाए हाई भाई। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन AC सिग्नल इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर द ऑपरेटिंग पॉइंट मूव अलोंग। तो अभी जस्ट समझा भाई कि AC सिग्नल जब देते हैं तो भाई अभी ऑपरेटिंग पॉइंट देखा ना आपने, इस तरीके का, ये हम लोग का AC ऑपरेटिंग पॉइंट था, और इसमें भाई हम लोग जो ऊपर नीचे यानी बेस करंट को भाई जब ऊपर नीचे कर रहे थे भाई, तो हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट यहीं पे तो मूव कर रहा था, बीच पहले सेंटर में था, फिर ये G पे पहुंच गया भाई, फिर H पे पहुंचा, है ना भाई। तो ये जो लोड लाइन दिखाई गया AC लोड लाइन, तो AC लोड लाइन के ऊपर ही ये ऊपर नीचे होते रहता है भाई। ठीक है, और सिग्नल अप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या, जो फाइनल आपका यहाँ पे लोड लाइन बनेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सब बताया भाई। आगे बढ़ते हैं। बोलता है इफ द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इज 10 वोल्ट देन कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज अंडर DC कंडीशन भाई। तो DC कंडीशन के लिए भाई यहाँ पे नेटवर्क बना लेते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये भाई आपका ट्रांजिस्टर दिखा दिए गए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा प्लस VCC होता है, और कलेक्टर मैंने जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे RC तो दिखाया ना भाई, लिखा था इफ द कलेक्टर सप्लाई इज 10 वोल्ट भाई, तो इसी को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं भाई, है ना। देन कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, RC। ठीक है भाई, और इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, इसको भी हम लोग ग्राउंड कर देते हैं भाई। ठीक है ना, इधर तो ओपन हो जाएगा, सारे ओपन हो, कैपेसिटर सारे ओपन हो जाते हैं भाई। ठीक है ना, यहाँ पे RE दिखाना तो RE भी दिखा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इफ कलेक्टर सप्लाई इज 10 वोल्ट, भाई मेरे पास कलेक्टर पास कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है ना, यानी 10 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट भाई ये VC से जुड़ा होगा, या फिर ऐसे ही मान लेते हैं कलेक्टर के पास भाई मान 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है भाई। तो बोलते हैं देन कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज, कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज मतलब VC की बात हो रही भाई। कट ऑफ जस्ट बता ना, इस पॉइंट पे क्या होता है भाई, मेरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है ना, समझ, IC मेरा 0 है ना, इस पॉइंट पे IC मेरा 0 है भाई, समझे।
तो कट ऑफ का मतलब जब ट्रांजिस्टर अपने अंदर से कोई भी करंट बहने नहीं दे रहा है तो बोलते हैं अंडर डीसी कंडीशन भाई। तो सीधी सी बात है कि भाई कट ऑफ कंडीशन में क्या होता है, कट ऑफ कंडीशन में कोई करंट बहता नहीं भाई, यहाँ से करंट मेरा जीरो है तो करंट जीरो, इसका मतलब क्या कि भाई आरसी में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, आरई में भी कोई ड्रॉप नहीं होगा भाई। इसका मतलब क्या, सारा का सारा वोल्टेज जो भी वीसीसी आपने अप्लाई किया भाई, सारा वोल्टेज क्या बन जाएगा, वीसी जो है वीसीसी के बराबर बन जाएगा भाई। तो आपने कलेक्टर पर अगर 10 वोल्टेज अप्लाई किया है तो सीधी सी बात है भाई, यही वोल्टेज आपका वीसी बनेगा भाई, समझ गए। इसको आप 10 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। तो सिंपल याद है भाई, कट ऑफ है इसका तो कोई करंट बहेगा नहीं, कोई करंट बहेगा नहीं, तो भाई सीधी जो कलेक्टर पे जितना आपने सप्लाई किया वही आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देन द कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज भाई, तो वही आपका वीसी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द जीरो सिग्नल कंडीशन, जीरो सिग्नल कंडीशन मतलब डीसी बाइसिंग की बात हो रही है भाई, जब आपने सिग्नल अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आपने डीसी सप्लाई किया हुआ। और ट्रांजिस्टर सी, तो भाई ट्रांजिस्टर के केस में क्या होगा, सिर्फ डीसी लोड देखने को मिलेगा भाई। इसको भाई डीसी बाइसिंग किया ना, सिर्फ आपने सिग्नल अभी अप्लाई किया ही नहीं, तो भाई पूरे सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, डीसी लोड देखने को मिलेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। द इनपुट कैपेसिटर इन एन एम्पलीफायर इज द, तो भाई इनपुट कैपेसिटर, तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने बताया ना कि यहाँ पे इनपुट हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं भाई, इसको हम लोग इनपुट कैपेसिटर बोलते हैं सिग्नल को यहाँ पे एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि सिग्नल मेरा क्या है, साइनसॉइडल है ना, एसी है, तो भाई एसी के लिए क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है ये, ठीक है ना भाई। तो ये कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको, सिग्नल को कपल करने के लिए, या फिर भाई यहाँ पे जो लोड के पास जो हम लोग लगाते हैं इसको भी कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं भाई, लोड को कपल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन इज कॉल्ड, तो भाई जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं डीसी और एसी, ये वाला डीसी लोड लाइन है भाई, ये हमारा डीसी लोड लाइन है और ये हमारा एसी लोड लाइन है, तो जहां पे लोग मिलते हैं इसको भाई ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ एसी लोड लाइन इज, तो भाई स्लोप जो होता है एसी लोड लाइन का वो मोर होता है, मोर देन द डीसी लोड लाइन। क्यों भाई, क्योंकि अभी जस्ट देखा ना भाई हम लोगों ने अभी जस्ट डिफाइन किया ना भाई, ये जो एसी लोड लाइन है, देखिए ये डीसी लोड लाइन है आपका, ठीक है, और ये वाला भाई आपका एसी लोड लाइन है। इसको दूसरे कलर से दिखाते थोड़ा सा, एक मिनट भाई, ये आपका एसी लोड लाइन है भाई। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 भाई। तो आप कॉमन सेंस लगा लीजिए भाई, एसी के लिए आपका जो y2 है लार्ज है ना, समझ गए, तो 2.33 माइनस y2 माइनस y1 भाई, ठीक है, ये y2 है, y2 माइनस y1, तो y1 कहाँ पे आएगा, इसमें 2 पॉइंट अब कंसिडर करना पड़ेगा भाई। तो ओवरऑल देखिए ना, मेरा क्या कहना भाई, इसका स्लोप ज़्यादा आता है, एसी का स्लोप ज़्यादा आएगा, समझ गए कि भाई इसका ज़्यादा है ना यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ना भाई, एक मिनट, y इक्वल टू होता है ना mx प्लस सी, तो भाई यहाँ से m का मान क्या होगा, m का मान होगा y बटा एक्स, सी अभी छोड़ देते हैं। तो भाई देखिए y कितना है इसका 2.33 है, और x कितना है, x है आपका 20 नहीं 17.5 है ना, 17.5। और वही अगर ये एसी के लिए हुआ भाई, एसी के लिए स्लोप निकाला, अब डीसी के लिए आइए, तो डीसी के लिए क्या हो जाएगा अगेन m इक्वल टू, क्योंकि भाई m को हम लोग स्लोप बोलते हैं ना, m इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटा x। तो भाई इसके लिए डीसी के लिए भाई y कितना है, y है मेरा 2 मिली एम्पियर, और वोल्टेज कितना भाई, वोल्टेज है मेरा 20 वोल्ट। तो आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो किसका वैल्यू बड़ा आता है, इसको देख लेते हैं भाई। ये आएगा 2.33 डिवाइडेड बाय 17.5, ये आएगा 0.133, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो भाई 2 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, मात्र 0.1 भाई। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा हुआ ना भाई, 1.33 है। तो एसी लोड लाइन का जो स्लोप होता है वो बड़ा होता है, हमेशा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू डीसी। अगला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ड्रॉ 2 मिली एम्पियर व्हेन इनपुट वोल्टेज इतना देन द इनपुट इम्पीडेंस। देखिए भाई हम लोग का इनपुट करंट दिया हो भाई, कि जो एम्पलीफायर है इसका इनपुट करंट दिया 2 मिली एम्पियर और इनपुट वोल्टेज दिया 10 वोल्ट भाई। तो अभी जस्ट हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम देखा ना, अभी जो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था भाई, है ना, यहाँ पे भाई मेरा आर इन था, और यहाँ भाई हम लोग सिग्नल अप्लाई कर रहे थे V1, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था A0 इंटू यहाँ पे IB, मतलब जो भी इनपुट करंट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इनपुट करंट पर या फिर इनपुट वोल्टेज दिखा देते ना,
ठीक है भाई, यहाँ पे आर आउट था, तो इस तरीके सोचना भाई। इधर का आपका बताया गया है, तो भाई इनपुट वोल्टेज दिया गया 10 वोल्ट और बोल रहा है ना ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ड्रॉ 2 मिली एम्पियर, तो भाई आपका इनपुट इम्पीडेंस नहीं निकल जाएगा। बताइए, करंट पता है, इधर से जो करंट जा रहा है भाई मुझे पता है 2 मिली एम्पियर, और वोल्टेज पता है भाई, वोल्टेज कितना 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया है, तो भाई इम्पीडेंस कितना आएगा, जेड इन कितना आएगा, यह आ जाएगा V/I, और ये मिली है तो ऊपर जाएगा भाई 1000 हो जाएगा, यानी कट जाएगा कितना 5 किलो ओम के बराबर आएगा भाई। फोर्थ आंसर। आगे बढ़ता है, बोलता है व्हेन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग द करंट इन एनी ब्रांचेस, तो भाई जब भी एम्पलीफायर ऑपरेट होता है तो भाई इसमें AC और DC दोनों करंट एक तरीके से बहते हैं भाई, ठीक है ना, तो सम ऑफ AC एंड DC होता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अभी आपने लोड लाइन पे जस्ट देखा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई अभी लोड लाइन जो आपने देखा ना, जिसमें ग्राफिकल के थ्रू हम लोगों ने दिखाया भाई, यहाँ पे देखिए यही तो ऑपरेट हो रहा है ना भाई, ये पूरा ऑपरेटिंग तो दिखाया कि भाई जब हम लोगों ने सिग्नल अप्लाई किया, यानी इनपुट पे जब सिग्नल अप्लाई किया तो भाई कलेक्टर करंट जो है इस तरीके से चेंज हो रहा है, और जो आउटपुट वोल्टेज VC भाई ये कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इसमें भाई AC और DC दोनों मिक्स है ना, समझ गए। ये ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग कंडीशन का है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू, तो अभी जस्ट बता भाई कैपेसिटर जो है AC को क्या करता है, अलाउ करता है, मतलब AC के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है भाई। क्यों भाई ऐसा क्यों करता है, तो भाई आपको पता है ना कैपेसिटर के चलते आपका आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वही क्या होता है 1/2 पाई FC, समझ गए। तो ओवरऑल देखिए आपका जो सिग्नल है, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अच्छा खासा होगा भाई, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जो भी है, मतलब AC के लिए आप देखिए ना भाई, AC के लिए आपका ये जो XC का मान आता है ये काफ़ी लो होता है, समझ गए। तो AC के लिए भाई रिएक्टेंस क्या होता है, मतलब इसका रिएक्टेंस बहुत लेस आता है भाई, तो AC के लिए ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। और DC के केस में देखिए, DC केस में फ्रीक्वेंसी तो भाई मेरा जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया एक तरीके से, तो ये बहुत कम हो गया एक तरीके से, पूरा जीरो, इसका मतलब क्या है टेंड्स टू इन्फिनाइट हो जाए, इसलिए ओपन हो जाता है भाई। लेकिन AC केस में फ्रीक्वेंसी रहेगा तो भाई ये नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला एक तरीके से लार्ज वैल्यू आएगा, तो ओवरऑल मेरा XC कम हो जाएगा भाई। तो AC के लिए शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा भाई, AC को अलाउ करने देगा, और DC के लिए ओपन हो जाता है। सब बेसिक क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो ये कपलिंग करना मतलब सिग्नल को कपलिंग करना और बाईपास करना। बाईपास मतलब क्या, जो एमिटर के पास, ये जो एमिटर के पास रेजिस्टेंस लगा था ना RE, इसको बाईपास करने का काम करता है भाई, ठीक है, ताकि हम लोग गेन बढ़ा सकें। और ये सब भाई आपको MCQs में नहीं समझ में आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बार बार बताया भाई, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई MCQs नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। एक मिनट भाई देखते हैं ब्राइटनेस सही है ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, बोलता है इन द DC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कैपेसिटर, तो भाई DC इक्विवेलेंट जब पढ़ते हैं तो भाई उसके लिए क्या होता है, कैपेसिटर आपका एक तरीके से ओपन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ता है, बोलता है इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज, तो भाई वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज भाई। तो आउटपुट वोल्टेज क्या था मेरा, अभी जस्ट हम लोग देखा ना, और ये गेन जब भी हम लोग निकालेंगे भाई तो AC एनालिसिस पे निकालते हैं। तो AC एनालिसिस के लिए सर्किट देखें यहाँ पे, यह है ना AC एनालिसिस के लिए, तो इसमें आपको गेन बताना भाई। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज भाई मेरे को, यानी वोल्टेज गेन इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज में क्या लिखूं यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा भाई मेरा IC इंटू RAC, क्योंकि भाई इधर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो RAC हुआ, RAC मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर जो करंट बह रहा है IC बह रहा है भाई, सही बात है, डिवाइडेड बाय इनपुट करंट क्या हो जाएगा I बेस इंटू यहाँ पे हो जाएगा RN भाई, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस जो भी है, इनपुट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे भाई। ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और यहाँ से फिर हम लोग को ZIN बेस देखने को मिलता है, ठीक है भाई, क्लियर है। और ये इसका जो एमिटर बेस जंक्शन है ना भाई, अपने आप में डायोड की तरह बिहेव करता है। तो डायोड के जब AC आप काम करेंगे ना, AC पे काम करेंगे तो भाई ये डायोड के चलते क्या आता है, आपका डायनामिक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। क्योंकि हम लोगों ने जब डायोड पढ़ा था, डायोड में बताया था ना कि भाई डायोड पे जब हम लोग AC सप्लाई करते हैं तो भाई वो डायोड का अपना एक खुद का एक AC रेजिस्टेंस भी बनता है, ठीक है भाई, जिसको हम लोग RE डैश से दिखाते हैं। तो ओवरऑल देखिए IC बटा IB को हम लोग बीटा बोलते हैं भाई, क्लियर है। तो बीटा हो जाएगा इनटू RAC अपॉन RN, ये मेरा क्या है, वोल्टेज गेन है भाई, इसको हम लोग वोल्टेज गेन बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो यही आपसे पूछा है यहाँ पे कि भाई वोल्टेज गेन कितना होगा, तो वोल्टेज गेन हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे RAC बटा RN, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, मुझे बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बीटा, क्योंकि यहाँ पे बीटा कैसे आया, तो IC बटा IB था ना भाई, तो IC बटा IB को हम लोग बीटा बोलते हैं, तो उसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है,
अगला क्वेश्चन है, बोलता है इन प्रैक्टिस द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो भाई वोल्टेज गेन क्योंकि काफी लार्ज होता है भाई, ठीक है ना, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, इस तरीके से। तो भाई इतना बड़ा वैल्यू लिखना बार बार हम लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको हम लोग डीबी में एक्सप्रेस करते हैं। डीबी मतलब क्या कि भाई इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट। डीबी का मतलब क्या होता है भाई, जैसे एक होता है बेल, ठीक है भाई, एक होता है बेल और एक होता है डेसीबेल, ठीक है ना भाई। तो बेल मेरा 10 गुना बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डेसीबल, या फिर डेसीबल जो है बेल से 10 गुना छोटा होता है भाई। तो जैसे अगर हम लोग पावर गेन की बात करें, पावर गेन की अगर बात करें भाई, क्या हो जाएगा, ये होता है आपका इनपुट पावर, सॉरी आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, ठीक है भाई। तो पावर गेन को अगर मुझे डेसिबल में कन्वर्ट करके लिखना है तो भाई इसको हम लोग लिखेंगे पावर गेन, किसमें, डीबी में भाई। डीबी में लिखना है तो उसको हम लोग लिखते हैं 10 इंटू लॉग बेस 10, और यहाँ पे होता है पावर गेन। पावर गेन का फॉर्मूला क्या है भाई, पी आउट बटा पी इन, ठीक है भाई। तो ये फार्मूला होता है। वही अगर आपको वोल्टेज गेन में लिखना है तो वोल्टेज गेन के लिए भाई, यानी वोल्टेज गेन को अगर आपको डीवी में लिखना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाता है भाई। 20 क्यों आएगा, रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हो जाए आपका वी आउट बटा वी इन, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई जैसे वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है भाई, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है बताइए, या फिर ऐसा समझिए ना भाई, जैसे इसको इसी से डिफाइन कर लेते हैं, पावर से डिफाइन कर लेते हैं। भाई ये पावर गेन का फार्मूला बना ना, ये पावर गेन का मेरा फार्मूला बना, थोड़ा सा इधर आते स्पेस बनाते हैं भाई। तो जो पी आउट है, पी आउट को मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 स्क्वायर इंटू R2 भाई, आउटपुट साइड का करंट और आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस भाई, और पी इनपुट पावर को क्या लिख सकता हूँ, I1 मतलब I1 I2 भाई। I1 का मतलब प्राइमरी इनपुट साइड की बात हो रही है, I2 का मतलब भाई आउटपुट साइड की बात हो रही है। तो यहाँ पुट करते हैं, तो ओवरऑल देखिए इसको वैसे रहने देते हैं, 10 वैसे ही रहेगा भाई, लॉग बेस 10, इन दोनों का आप ले लीजिए। एक मिनट भाई, कॉल आ रहा है, ओके भाई। यहाँ पे पी आउट बटा पी इन है ना, उसी का वैल्यू तो लिख रहा हूँ मैं, I1 स्क्वायर इंटू R2, क्लियर हुआ। तो भाई ये कट जाएगा, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पे R1 रहेगा ना, R1 रहेगा, ठीक है। एक मिनट भाई, जो भी है इसको भाई देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए भाई, अगर वोल्टेज गेन की बात करें डीवी में, तो भाई ये होता है आपका, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर होता है ना भाई, स्क्वायर आ गया, लॉग का प्रॉपर्टी होता है भाई, जो भी पावर आगे आ जाता है, तो भाई ये 10 है ना, तो 10 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 20 बन जाता है। तो 20 लॉग बेस 10, और यहाँ पे हो जाएगा V2 बटा V1, ठीक है भाई, यानी आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। उसी तरीके से अगर आपको करंट गेन दिखाना है डीवी में, तो अगेन ये आपका 20 लॉग बेस 10, ये हो जाए आपका I2 बटा I1 भाई, I2 बटा I1, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपको प्रूफ करवा दूंगा, कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो वही पूछा था भाई कि हम लोग जो वोल्टेज गेन है भाई, वोल्टेज गेन, पावर गेन या फिर करंट गेन, उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमेशा डीवी में, नहीं डेसिबल में भाई। डेसिबल क्योंकि भाई लॉग हम लोग मतलब एक्सपोनेंशियल का जो है ना, जैसे भाई एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, जैसे आप लिखते हैं ना भाई मेगा, अगर आपको लिखना 10⁻6 लिखते हैं ना, तो भाई मेगा लिखना मेरे लिए इजी है ना, 10⁻6 एज कम्पेयर टू 1 2 3 4 5 6 इतना जीरो डालना भाई, समझ गए। कैलकुलेटर में भाई इतना अगर डालेंगे आप भाई बहुत टाइम के होगा ना, इसलिए कैलकुलेटर में आपका दिया हुआ ना भाई पावर डालने के लिए, तो भाई एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं इसको। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को ही भाई हम लोग लॉग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉग का मतलब क्या है, कोई बहुत बड़ा एक तरीके से भाई वैल्यू है, उसको छोटे टर्म में लिखना, तो भाई उसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो वो भाई एक्सपोनेंशियल टर्म में निकल जाता है। मतलब ये अपने आप में एक्सपोनेंशियल टर्म का ही भाई हिस्सा है, ये एक्सपोनेंशियल को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंशियल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आया। तो अगर ये लार्ज वैल्यू है तो उसको लॉग के टर्म में लिखेंगे भाई, तो उसका वैल्यू ओवरऑल क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा भाई, क्लियर हुआ। जैसे भाई मान लेते हैं आपका पावर गेन दिया हुआ है, समझिए आप, पावर गेन जो है भाई आपका मान लेते हैं 1 लाख है, 1000 10,000, ठीक है, 1 लाख, ठीक है ना भाई। तो इतना लिखना बहुत मुश्किल है भाई मेरे लिए, तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूंगा, इसको डीवी में कन्वर्ट करते। तो पावर गेन डीवी में कितना हो जाएगा बताइए, 10 इंटू यहाँ पे क्या है लॉग बेस 10, और पावर गेन मैंने यहाँ पे दिया कितना, 1 लाख, ठीक है, 1000 10,000 लाख, ठीक भाई। तो इसका मान डीबी में बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 10 है ना, इस 10 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं एक तरीके से उठा रहा हूँ यहाँ से, लॉग बेस 10, और यहाँ भाई पावर है इतना, ठीक है भाई, इक्वल टू व्हाट, इसके मुझे क्या लिखना है। तो भाई देखिए लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि भाई जो 10 का पावर है ना भाई, पावर में जो है इसको उस साइड भेज देते हैं, तो इसको आप इस साइड भेज दीजिए, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, ये क्वेश्चन है ना मेरा, इसको ऐसे रहने दीजिए भाई,
इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको x मान लिया भाई, ठीक है ना, इसको x मान लेते हैं भाई, या फिर इक्वल टू वॉट कर लिया, इसका क्या वैल्यू आएगा ये करना है मेरे को। तो भाई लॉग का प्रॉपर्टी होता है भाई, जो पावर है ना उसको साइड भेजते हैं, इधर लिख देते हैं भाई, कितना हो गया 4 1 5, ठीक है भाई। और यहाँ से लॉग हटा दीजिएगा भाई, लॉग को हम लोग एक्सपोनेंशियल में टर्म कर रहे हैं। तो भाई मेरे को देखना है भाई 10 का पावर, मतलब 10 के ऊपर मैं कितना पावर रखूं भाई कि 1 लाख के बराबर हो जाए, बताइए 10 का पावर मुझे यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा कि भाई 1 लाख के बराबर हो जाए। सीधी सी बात, 10 के ऊपर 5 रखूंगा तभी तो भाई 1 लाख के बराबर होगा, समझ में बात को। यानी ये जो लॉग बेस 10 मतलब 1 लाख है ना भाई, इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये 5 के बराबर होगा, समझ में आया, क्योंकि भाई ये इधर चला जाता है, ये जो पावर है भाई इधर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, 10 का पावर 5 आ जाएगा, लॉग हट जाता है भाई। आप कैल्शियम में डाल के देख लीजिए, 1 मिनट कैल्शियम में डालते भाई, कैल्शियम में अगर आप लिखते हैं इस चीज़ को, इस वाले स्टेटमेंट को लिखिए, लॉग, ठीक है भाई, लॉग आपका 1 लाख, ठीक है, 5 के बराबर आएगा, देख लीजिए आप, ठीक है। एलन अलग होता है भाई, एलन जो है हम लोग लॉग बेस ई को बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई इसके जगह, इस पूरे टर्म के जगह मैंने यहाँ पे 5, मतलब ये पूरा टर्म जो है 5 के बराबर है, तो 5 कर देते, आगे 10 था भाई, कितना आएगा 50 dB के बराबर आएगा। तो देखिए भाई 1 लाख को मैंने क्या कर दिया, यानी 1 लाख कितने डिजिट, कितने नंबर का डिजिट था भाई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर था भाई, इसको मैंने सिर्फ 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई 1 लाख लिखना मेरे लिए मुश्किल है ना, एज कम्पेयर टू, मतलब 1 लाख बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना लिखना भाई, 50 dB मतलब लिखना ईजी है, इसलिए हम लोग हमेशा dB में दिखाते हैं, क्योंकि गेन बहुत लार्ज होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाई आपका पावर गेन दिया हुआ है 1 लाख कितना है भाई 16,500 पावर गेन है, और यहाँ पे करंट गेन दिया भाई, करंट गेन दिया आपका 10। आपसे पूछा वोल्टेज गेन भाई, तो उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं भाई। देखिए हम लोग को पता है कि भाई जो पावर गेन है, सबको गेन में लिख दिए ना, पावर गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है भाई, तो V गेन इंटू आई गेन, ठीक है। तो भाई पावर गेन दिया आपका 16,500, करंट गेन आपका दिया, तो इसको इधर ले आता भाई, डिवाइड में हो जाएगा, इसको इधर ले आई ना, इधर डिवाइड में हो जाएगा आई गेन, ठीक है। तो इसका मान दिया था भाई 100, तो यहाँ से वोल्टेज गेन नहीं निकल जाएगा, ठीक है भाई, कट जाएगा तो कितना 165 आ जाएगा भाई, सही बात है। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, जैसे पावर गेन दिया है ना, तो पावर गेन इक्वल टू क्या होता है बताइए, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। तो आउटपुट को भाई मान लेते हैं P2, अब पावर को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, I2 का स्क्वायर इंटू R2 भाई, डिवाइडेड बाय I1 का स्क्वायर, भाई आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर होता है ना भाई, समझ गए। और इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 16,500। उसी तरीके से करंट गेन आपका दिया भाई, तो करंट क्या होता है बताइए, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट को क्या लिख सकते हैं बताइए, V2 बटा R2, और इनपुट करंट को क्या लिखेंगे, V1 बटा R1। सही बात है, इक्वल टू V अपॉन R होता है ना भाई। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिए, V2 बटा R1, सॉरी R2 है ना, R2 ये R1 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ भाई आपका V1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, अच्छा 1 मिनट भाई, ये तो आपका दिया हुआ ना, करंट गेन आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान जो आपका दिया ऑलरेडी 100, ठीक है। इतना ताम झाम करने कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, आपसे पूछा वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन क्या है भाई, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 इंटू I2 डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, यानी V1 इंटू I1। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, V2 बटा R2 इंटू R1 बटा V1, सही है। इसका मान मेरे को दिया हुआ 100 भाई। तो ओवरऑल देखिए भाई, मुझे I2 बटा I1, यहाँ पे जो लिखा है ना आपने I2 बटा I1, इसका मान दिया ना, I2 बटा I1 को गेन बोलता है, करंट गेन भाई। तो इसको इक्वेशन को मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, यानी जो P गेन है जिसका मान दिया आपका 16,500, और यहाँ पे ये फॉर्मूला था I2 बटा I1 का, मैं इसको होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इनटू आपका है R2 बटा R1, यहाँ पे R1 होगा। तो भाई इसका मान तो मेरे को पता है, क्वेश्चन में दिया भाई 100 के बराबर है ना, तो इसका करते हैं 100 का स्क्वायर मतलब क्या, 10,000, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ, डिवाइड में ले आता हूँ भाई, इधर से डिवाइड में आ जाएगा,
2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा आपका, मतलब R2 बटा R1 का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए R2 बटा R1 का जो मान आएगा 2 जीरो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1.65 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने R2 बटा R1 का वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं यहाँ पे भाई, ठीक है भाई, R2 बटा R1 का मान हम लोग का आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए ठीक है भाई, वोल्टेज गेन हम लोग को निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो भाई इसमें से मेरे को I2 बटा I1 का मान तो मुझे पता है, लेकिन V2 बटा V1 का मान नहीं पता ना। इसको हम लोग कैसे करें, एक मिनट भाई। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, जो पावर गेन का फार्मूला लिखा ना, तो पावर गेन को भाई हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर गेन इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है ना भाई, तो V2 स्क्वायर अपॉन R2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। सही बात है। तो भाई यहाँ से पावर गेन इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर इन बटा R2 इंटू R1 ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर। ठीक है, पावर गेन का वैल्यू मेरे को दिया भाई ऑलरेडी 16,500 मेरे को ऑलरेडी पता है भाई। ठीक है, और ये R1 और R2 का ये रेशियो भी जस्ट निकाला हम लोगों ने। देखिए तो R2 बटा R1 का मान इतना है, तो भाई इसका उल्टा ले लीजिए, यानी इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, यानी 1 बाय मतलब R1 बटा R2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.65। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, यानी 100 बटा 165 भाई। क्लियर है। यहाँ पे आते हैं अब, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ भाई, इधर आ गया 16,500, R1 बटा R2 का मान यहाँ पे आएगा 100 बटा 165, और यहाँ पे हो जाएगा V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 का स्क्वायर भाई। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। सही बात है। और ओवरऑल यहाँ पे देखिए 165 गुना 165, इधर आए तो मल्टीप्लाई हो जाए ना भाई, और इधर क्या आ जाएगा V2 बटा V1। तो V2 बटा V1 को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा भाई, इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का स्क्वायर मतलब ओवरऑल कितना है, 165 ही आएगा। ठीक है ना भाई। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी भाई जो सिंपल वाला मेथड वो अगर दिमाग से निकल जाता है तो भाई आप इस तरीके से तोड़ के कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें कुछ है नहीं ना, आपका पावर दिया हुआ, करंट दिया हुआ, तो वोल्टेज निकाला था आपको। बाकी भाई हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।